बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। टॉपिक आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर बोर्ड में एक शार्ट क्वेश्चन लिया जाता है। क्वेश्चन कौन से पॉसिबल है यहाँ से जो बोर्ड में आते हैं? प्रूव डैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा सेकेंडली वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर डेफिनेशन भी पूछी जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हीट कैपेसिटी की। सिंपल हीट कैपेसिटी क्या है? कोई भी सब्सटेंस है, उसका कुछ भी मैस है, कोई आपके पास बॉडी आ गई, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, लेट सपोज 300 केल्विन। अब उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगी। उस हीट एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, सिंपली। ठीक है, उस बॉडी का टेम्परेचर था 300 केल्विन, आपने हीट दी और 300 से 301 केल्विन तक ले आए। 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस दौरान आपने जितनी इसको हीट एनर्जी दी उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं। Amount of heat energy required to raise the temperature of any substance through unit degree यानी 1 केल्विन is called heat capacity। ठीक है, अब इसका जो छोटी सी डेरिवेशन है अक्सर कई फार्मूलों में इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर की है। यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक बॉडी के आप हीट में जितना ज़्यादा चेंज लेके आएंगे उसके टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज़्यादा हीट में चेंज, डेल्टा मीन चेंज, जितना ज़्यादा हीट में चेंज उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। राइट, अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आगे सी। राइट, अच्छा, अब ये जो सी है ना, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा टी जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला आ जाता है हीट कैपेसिटी का। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये तो हमने ऊपर देखा ना भाई, आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, इसको कुछ भी मैस हो सकता है। ठीक है, और आप उसको हीट देते हो तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हो वो क्या होती है? उसकी हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? मखसूस, हर सब्सटेंस की एक मखसूस हीट कैपेसिटी होती है। वो कैसे चेक की जाती है? आपने मुख्तलिफ सब्सटेंस का इक्वल मैस लिया, 1 kg आप ले लें वाटर, 1 kg आप ले लें सॉइल, 1 kg आप ले लें आयरन, 1 kg ले लें आप एल्यूमिनियम, तो इन सब का आपने इक्वल अमाउंट ली 1 kg, 1 किलोग्राम। उसके बाद आपने इनको जो है वो हीट देना स्टार्ट की और देखा कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में इनको कितनी हीट चाहिए थी। तो देखा गया कि हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी थी। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का 1 किलोग्राम जो था उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 4200 जूल हीट एनर्जी देना पड़ी। दूसरी तरफ हमारे पास सॉइल थी, उसका हमने जो 1 किलोग्राम लिया था उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 810 जूल हीट एनर्जी देना पड़ी। इसी तरह जो एल्यूमिनियम है और आयरन है, इन सब की भी अलग अलग आपको मिली। तो फिर कहा गया कि ये जो इक्वल मैसेज हमने सब सब्सटेंस के लिए हैं, ठीक है, इस 1 किलोग्राम मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, ये इसकी मखसूस हीट कैपेसिटी है, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। बात समझ गए हो? क्लियर हुई बात? वो हर एक की अपनी अपनी है, हर एक की अपनी मखसूस है। वाटर की अपनी है, वाटर का 1 kg होगा, वो कुछ और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेगा उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सॉइल 1 kg का कुछ और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से हर एक की अपनी अपनी मखसूस होगी, इसी वजह से कहते हैं ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं भाई, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 kg मैस ले लेते हैं, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप उसको जो हीट एनर्जी देंगे वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, देखना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने के बाद आप फौरन से इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। राइट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मैस, देखा, 1 kg यूनिट मैस ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री यानी 1 केल्विन, यानी 1 kg मैस का किसी भी सब्सटेंस के अगर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप उसको जो हीट एनर्जी देंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। पहले हमने मैस को इसके अंदर मेंशन नहीं किया था, कुछ भी मैस हो सकता था। ठीक है,
इसलिए यहां पर हमने मास को मेंशन किया। अगर 1 kg मास है किसी भी सब्सटेंस का है, ठीक है, 1 kg मास, उसको 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जो हीट एनर्जी देंगे वो उसकी क्या होगी, वो होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहां पर पढ़ा था कि इस सब्सटेंस के जितना ज्यादा आप हीट में चेंज लेके आएंगे, ठीक है, उसी रिस्पेक्ट से उसके टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आप ज्यादा से ज्यादा चेंज लाओ हीट के अंदर, उसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा। आप कम चेंज लाओ हीट के अंदर, उसके टेम्परेचर में कम चेंज आएगा, ठीक है। और इसी तरह अब एक चीज और भी है, ठीक है, यहां पे ये भी याद रखो कि ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो हम देते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो उसके मास पर भी डिपेंड करती है। अगर ज्यादा मास होगा तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ती है, अगर कम मास होगा तो आपको कम हीट देना पड़ती है। तो मास के साथ भी इसका एक रिलेशन पाया जाता है जो कि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 kg मास है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको कम हीट चाहिए होगी। अगर 10 kg मास है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए होती है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने कंबाइन किया, दोनों में डेल्टा क्यू सेम है, एक मरतबा लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सेम है, एक मरतबा लिख दिया, इन दोनों को मिला के लिख दिया m इंटू डेल्टा टी। अब जब भी आप ये साइन देखते हैं तो आप क्या करते हैं, खत्म करके कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर कांस्टेंट आपने ये स्मॉल सी लगाया, ठीक है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये जो स्मॉल सी है ना, ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। कैसे, ऊपर है हीट एनर्जी जिसका यूनिट जूल है, नीचे है मास जिसका यूनिट है किलोग्राम, नीचे है टेम्परेचर जिसका यूनिट है केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसका यूनिट आ जाएगा, समझ गए। और इसका यूनिट निकालना है तो यहीं से आप देख सकते हो, ऊपर जूल है नीचे टेम्परेचर है, जूल पर केल्विन, ओके। तो ये आ गई जी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हमने सीखा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 kg मास है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब यहां पर जो हमारे पास केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हम बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब यहां पर हम मास की बात नहीं करेंगे, नाम से जाहिर है मोलर, तो हम मोल की बात करेंगे। यहां पर हम ऐसे बोलेंगे किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है, अब उस 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप उसको जितनी हीट एनर्जी दोगे वो क्या होगी, उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो हीट कैपेसिटी में, मोलर हीट कैपेसिटी में आपको समझ आ गया फर्क क्या है। यहां पर हम बात करते थे 1 किलोग्राम मास की, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। यहां पर हम बात करते हैं मोल्स में कि 1 मोल है किसी सब्सटेंस का, उस 1 मोल को जो है वो आपने 1 केल्विन टेम्परेचर इनहांस करना है तो आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो वो क्या कहलाती है हमारे पास बच्चों, वो उसको हम कहते हैं, वो है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो इसकी डेफिनेशन यू है, द अमाउंट, यहां से ये सॉरी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, जहां 1 kg आता था वहां 1 मोल आया, ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, यानी 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर एनहांस करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए। डेरिवेशन इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे आपने पहले किया था। यहां पर भी हम कहते थे भाई जितना ज्यादा आप हीट में चेंज लाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसी रिस्पेक्ट से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। आप हीट में ज्यादा चेंज लाओ टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा, आप हीट में कम चेंज लाओ टेम्परेचर में भी कम चेंज आएगा। बात समझ गए। आप हीट में बहुत थोड़ा चेंज लेके आ रहे हो, लेट सपोज एक को उसको आप हीट दे रहे थे 10 जूल, आपने इसको दे दिया 12 जूल दे दी, थोड़ा सा चेंज लाया 2 जूल का, तो फिर जो टेम्परेचर भी इसका बढ़ेगा थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ गए। अच्छा, अब पहले एक बॉडी को आपने हीट दी थी 100 जूल, अब आपने इसको 200 जूल कर दिया, तो अब हीट में चेंज कितना आया, 100 से 200, 100 जूल का चेंज आया इसके अंदर, ज्यादा चेंज आया हीट में तो ज्यादा इसके टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ओके। अब यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ये जो डेल्टा क्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, यानी चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हम यहां पर कहते थे कि भाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है मास के, कि अगर ज्यादा मास होगा तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी। इसी तरह से यहां पर m की बजाय आप नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसको 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो इस तरह से आप यहां पर m की बजाय यहां पर लिखेंगे n। ये दोनों इक्वेशंस है कंबाइन करेंगे जैसे पहले किया था, डेल्टा क्यू सेम है, एक मरतबा लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन एक मरतबा लिख दिया, इन दोनों को मिला के लिख दिया ऐसे आपने। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आता है फिजिक्स में तो क्या करते हो, उसको इक्वल और कांस्टेंट से रिप्लेस करते हो, तो इसकी जगह पे आ गया इक्वल और कांस्टेंट, इस केस में c आया और साथ में छोटा सा m लिखते हैं, यानी ये मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। बात समझ आ गई आपको, ओके। अब असल जो है ना वो बात आगे शुरू होने वाली है
बच्चों हमारे पास जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो तीन तरह का होता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस। प्लाज्मा को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये तीन चीज़ें आप माइंड में रखें, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में जिससे हमारा वास्ता होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीज़ें। अब जब स्पेसिफिक हीट जो है वो गैस की तरफ चेक की गई, स्पेसिफिक हीट का तो आपको पता है ना भाई, एक मोल है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट, उसका आपने क्या करना है जी, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप जितनी हीट दोगे। अब गैस का जब मामला आया ना, तो गैस के मामले में यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। कैसे? गैस का हमने एक मोल ले लिया और हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। हमने उसका उसका जो प्रेशर था वो रखा था कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखा था। तो हमें उसकी एक हीट की वैल्यू मिल गई कि एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप 1 मोल ऑफ गैस को हीट एनर्जी दोगे तो वो इतनी हीट एनर्जी दोगे तो वो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा देगी। अब कहीं और हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर हमने प्रेशर नहीं कांस्टेंट रखा बल्कि हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। वही गैस थी, उतनी ही अमाउंट में थी, 1 मोल गैस थी, और अब की बार क्या किया, हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब जब हमने इसको हीट दी तो 1 मोल ऑफ गैस, वही 1 मोल ऑफ गैस, उसने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी दी जो वो पहले से डिफरेंट थी। इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ गैस है, 1 मोल एंड 1 मोल, सेम उसकी जो है वो टाइप है, मतलब जो मटेरियल गैस ये है वही गैस यहां पर भी है, क्वांटिटी भी सेम है, गैस भी सेम है, लेकिन यहाँ प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा था। यहाँ पर हमने क्या रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। यहाँ जो 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ी वो कुछ और थी, और यहाँ पर 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ी वो कुछ और थी। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ गया कि ये क्या हो गया। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ा, हमने कहा कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए तो यही चलेगी हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, लेकिन जब बात आती है गैस की तो अगर आप कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर तो आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कुछ और मिलती है, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और मिलती है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। गैस के मामले में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि सॉलिड और लिक्विड जो है उसको हीट देने से उसमें कुछ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन नहीं आती, लेकिन गैसेस के मामले में अच्छा खासा एक्सपेंशन आती है। गैसेस वर्क करते हैं सराउंडिंग पे, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ, सारा आपको अभी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी बस इतना माइंड में रखिए कि गैसेस का बिहेवियर जो है वो सॉलिड और लिक्विड से थोड़ा डिफरेंट था, जिसकी वजह से हमें इसके लिए 2 अलग अलग भी टाइप बनाने पड़ी। एक को हम कहते हैं जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो कुछ और होती है। दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो कुछ और होती है। अब फिर से गौर से सुन लो, गैसेस का 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू मिली। प्रेशर कांस्टेंट रखा, दूसरी बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, दोनों में अलग अलग वैल्यू मिली। अमाउंट ऑफ गैस सेम है, टाइप ऑफ गैस सेम है, लेकिन जो उसको हीट देना पड़ी वो डिफरेंट थी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसलिए फिर हमने अलग अलग इसकी टाइप्स बना ली, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको आप यूँ डिफाइन करेंगे कि भाई 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जो हीट देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए उस वक्त जो आपने हीट एनर्जी इसको दी उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको यूं डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन व्हाइल कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। चीज वही है कि 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, लेकिन साथ में बताना है कि इस वक्त हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो यहां पर आपने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला बनाया था ना, ये वही चीज है, सेम टू सेम, लेकिन इसके फार्मूले में जहां CM लिखते थे ना वहां पर हम CP कर देंगे, जो इसको चीज को इंडिकेट करेगा कि इस केस में प्रेशर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, बात समझ गए? ये देख सकते हैं डेल्टा क्यू था, डेल्टा क्यू पी लिख दिया प्रेशर के केस के अंदर, CM था CP लिख दिया, ठीक है, ताकि पता चले भाई यहां पर प्रेशर कांस्टेंट था। तो डेल्टा टी उसी तरह से आ गया साथ में। इसी तरह से जब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए किसी भी गैस का 1 हमारे पास मोल है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसको जितनी हीट एनर्जी देंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यू डिफाइन करेंगे उसको, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल of gas by 1 Kelvin while
keeping its volume is constant is called molar specific heat capacity at constant volume। ठीक है, यानी क्या चीज़ है, सिंपली ये वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने पढ़ी है, सिर्फ एक एडिशनल चीज़ लिख दी, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। चीज़ वही है कि 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी आप उसको देंगे। ओके, तो ये हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया और कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज़ वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। अब पहले ज़रा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आप आसानी से इसका आंसर कर पाएँ। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv का मतलब क्या है? Cp कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। Cv कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहते हुए 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए। अब Cp इज़ ग्रेटर देन Cv का मतलब ये है कि आपके पास 1 मोल गैस इस तरफ है, 1 मोल गैस इस तरफ है, सेम गैस है, सेम अमाउंट में, एक कांस्टेंट प्रेशर पर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक है, तो जो गैस कांस्टेंट प्रेशर पर है उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ रही है, जो गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर है उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम हीट देना पड़ रही है। ऐसा क्यों है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं बच्चों। ये हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एक ये सिलेंडर है जिसका पिस्टन हमने लॉक किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसका वॉल्यूम फिक्स रहे। इसके अंदर 1 मोल गैस हमने फिल किया। ये दूसरा सिलेंडर है, इसके अंदर हमने ये गैस फिल किया 1 मोल गैस, लेकिन इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, इसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रखा है, यानी इसके एरिया के ऊपर हमने एक जैसी फोर्स लगानी है। ऊपर एक स्टोन रख दिया जो इस एरिया के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाता रहेगा, तो प्रेशर जो है वो हमारे पास एक जैसा रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। ओके, तो अब जब हम क्या करते हैं जी, इसको इस गैस का 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे। लेट्स सपोज वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो डेल्टा QV के इक्वल है। ठीक है, इस वक्त वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो आप सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो वो 2 काम करता है, या तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आता है प्लस वर्क कर सकता है। यहाँ पर पिस्टन लॉक है, पिस्टन अगर यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगती है, ये ऊपर डिस्प्लेस होता तो फिर वर्क होता, क्योंकि बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो ये वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर पिस्टन इधर से इधर मूव करके नहीं जा सकता, वो लॉक है, तो वर्क इस सूरत में नहीं होगा। तो फिर क्या एनर्जी वेस्ट हो जाएगी? नहीं, जो भी एनर्जी दोगे वो सारी की सारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो याद रखो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज लाया, समझो कि हमने टेम्परेचर में चेंज लाया। जो एनर्जी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगी वो समझो सिस्टम के टेम्परेचर बढ़ाने में लगी, बात समझो। तो सारी की सारी हीट एनर्जी इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल हो गई, वेस्ट नहीं हुई वर्क की सूरत में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इधर भी 1 मोल गैस का पड़ा हुआ है, अगर हम उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं जितनी हमने इसको दी है, तो वो हीट एनर्जी जब इसको दी तो 2 काम होते हैं। एक तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा ये सिस्टम जो है वो इसका ये एक्सपेंड होगा और यहां से यहां तक पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क करेगा। तो वर्क की सूरत में कुछ एनर्जी जो है वो हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं थी, जो हमें नहीं चाहिए, उसमें चली जाएगी, यानी वर्क में चेंज हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए थी, हमने तो टेम्परेचर बढ़ाना था, तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन नहीं बढ़ पाएगा, जबकि इसका बढ़ गया था। क्यों? इसकी इंटरनल एनर्जी उतनी नहीं हो सकी। जब तक इसकी इंटरनल एनर्जी इसके बराबर नहीं होती उस वक्त तक इसका टेम्परेचर 1 केल्विन नहीं बढ़ेगा, बात समझो। तो फिर क्या करना पड़ा, हमें इसको मजीद हीट देना पड़ी, ताकि जो हीट एनर्जी वर्क की सूरत में वेस्ट हो गई वो तो हो गई, अब इसकी मजीद हीट एनर्जी दें ताकि इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो, ठीक है, और इसकी इंटरनल एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाए और दोनों का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। तो जरा सोचो, ये कांस्टेंट प्रेशर पर था ना, तो यहां पर हीट एनर्जी हमें ज्यादा क्यों देना पड़ी? 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी क्यों देना पड़ी? क्योंकि यहां पर कुछ एनर्जी वर्क की सूरत में वेस्ट हो जाती है, उसको कवर करने के लिए हमें मजीद हीट एनर्जी देना पड़ती है। जो वर्क में वेस्ट हुई उसको मजीद हमें यहां पर हीट एनर्जी देना पड़ेगी, समझियो। इस वजह से हम कहते हैं कि Cp जो है वो हमारे पास वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू Cv। Cv में वर्क नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, Cp में वर्क होता है, यहां पर एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। ठीक है, चलिए आप कुछ टर्म्स हैं यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर भी समझा देता हूं। यहां पर आपने जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी थी इसको आप डेल्टा QV से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वो सारी की सारी QV जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर है, ठीक है, डेल्टा U के बराबर। सारी की सारी हीट एनर्जी डेल्टा U के बराबर आ गई, ठीक है। अब आप चाहें तो डेल्टा QV की वैल्यू जो आपने यहां से पुट की थी वो ये लिख सकते हैं, डेल्टा QV किसके बराबर होती है? NCV इंटू डेल्टा T। तो यहां लिख दो NCV, N क्योंकि हमने 1 मोल की बात की है, तो 1 मोल में N की जगह क्या आएगा? 1 CV इंटू डेल्टा T आ गया।
ओके, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास होगी CV इंटू डेल्टा टी के बराबर। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या करना है आपको, आपको इतनी हीट एनर्जी देनी है कि आप इसकी इंटरनल एनर्जी इसके बराबर ले आओ, प्लस ये जो वर्क किया है ना इसके लिए एडिशनल आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहां पर जो आपने हीट एनर्जी दी Q, मैंने इसको QP से शो कर दिया, वो बराबर होगी, एक तो जो वर्क किया आपने उसके लिए आपने हीट एनर्जी दी, प्लस जितनी आपने इसके लिए दी ना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, उतनी आपको इसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। यानी इसकी हीट एनर्जी बराबर थी, लेकिन इधर जो वर्क करना पड़ा ना उसके लिए एक्स्ट्रा हीट एनर्जी देना पड़ी। तो यहां पर हीट एनर्जी पहले दोनों की बराबर थी, मैंने बताया ना दोनों में बराबर दी थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी कम हो रही थी क्योंकि यहां पर कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही थी वर्क में। तो जो एनर्जी वर्क में वेस्ट हुई ना उतनी एनर्जी हमने इसको और दे दी W के बराबर। तो अब ये QP जो है ना वो आपको मजीद हीट देना पड़ी, इसके मुकाबले में ज्यादा हीट देना पड़ी, ताकि जो वर्क में वेस्ट हो जाए, बाकी इसके बराबर हीट मिली जो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो यहां पर भी इंटरनल एनर्जी उतनी ही है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है वो CV इंटू डेल्टा टी के बराबर ही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बढ़ा है इतनी इंटरनल एनर्जी से, तो इसको भी उतनी ही इंटरनल एनर्जी मिलेगी, तो ही 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ गए? ओके, तो ये वजह है जिस वजह से हम कहते हैं कि भाई जो CP है वो ज्यादा है CV से, ठीक है। तो इसको हम यूं लिखेंगे, व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज ओनली बट नो वर्क, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर आएंगे तो वर्क नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी, यानी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द वर्क इज डन विद इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर रहेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वर्क में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं है, हमें नहीं चाहिए थी, इसलिए वेस्ट कह रहा हूं मैं इसको, ठीक है। वैसे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, समझ गए। तो फिर आपको मजीद हीट एनर्जी चाहिए, मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस टू गेट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए आपको मोर हीट एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगी, दैट इज द रीजन। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल के साथ इस चीजों को एक्सप्लेन कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब आपको यहां पर इसको प्रूव करके देना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कंसीडर करेंगे जी, एक गैस ले लें जिसके n नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इनिशियली आप उसको एक ऐसे कंटेनर में बंद करें जिसका पिस्टन जो है वो आपने लॉक किया हुआ है, ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। आप इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं डेल्टा QV, और उसके टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज आता है, उसको हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, इफ डेल्टा QV इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड डेल्टा T इज द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस सिस्टम को हमने डेल्टा QV अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है, और इसके जो टेम्परेचर में इंक्रीज है वो डेल्टा T है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टली लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है। लेकिन यहां पर आपने जो हीट एनर्जी दी है वो डेल्टा QV है, तो डेल्टा Q की जगह पर डेल्टा QV आया, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, और वर्क इस सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि पिस्टन हमारा फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो वर्क होगा ना, पिस्टन लॉक किया हुआ, पिस्टन मूव ही नहीं कर सकता, तो सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता। इस सूरत में वर्क क्या होगा, आपके पास 0 होगा, ठीक है, वर्क 0 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी आपने हीट एनर्जी दी है वो सारी की सारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, समझ गए हो। अब एक बात यहां पे अच्छे से याद रख लो कि इस सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा T तक इंक्रीज करने के लिए इसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो डेल्टा U, या सिंपली आप कहेंगे डेल्टा QV के बराबर होगा, ठीक है। और डेल्टा QV की वैल्यू आपने पढ़ी है, यहाँ पर अभी पढ़ी, डेल्टा QV किसके बराबर होता है, N टाइम्स CV इंटू डेल्टा T के। तो आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं N टाइम्स CV इंटू डेल्टा T। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है इस सिस्टम की, जब इसका टेम्परेचर में इंक्रीज आया डेल्टा T के बराबर, वो किसके बराबर है, N टाइम्स CV इंटू डेल्टा T। तो इंटरनल एनर्जी कितनी है, N टाइम्स CV इंटू डेल्टा T, याद रखना। अब इसका सिस्टम का टेम्परेचर अगर आपने डेल्टा T तक इंक्रीज करना है तो आपको इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी लाना जरूरी है, समझ गए हो। ये बात अच्छे से याद रखना, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, अब आप क्या करते हैं जी, एक ऐसा ही सिस्टम और कंसीडर कर लें, सेम गैस है और सेम अमाउंट में गैस है, हमने इसके अंदर फिल कर दी, लेकिन इसका जो पिस्टन है ना वो मूवेबल है, फिक्स नहीं है। इसके ऊपर हमने एक स्टोन रख दिया था यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, जो इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स इस एरिया पे पिस्टन की लग रही है, तो एक प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर।
समझ गए? ये प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे इस वेट को, तो इसके ऊपर एक जैसी फोर्स लगती रहेगी एरिया के ऊपर, तो एक जैसा प्रेशर रहेगा, यानी प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अब अगर आप इसको हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं जी, इसको हीट एनर्जी देते हैं, वो कितनी हीट एनर्जी देंगे जी, डेल्टा क्यूपी। इफ डेल्टा क्यूपी इज द हीट सप्लाइड एंड डेल्टा टी इज द रेजिन टेम्परेचर, और हम क्या चाहते हैं कि इसके टेम्परेचर में भी इंक्रीज आए, कितना आए, डेल्टा टी। जितना टेम्परेचर में इंक्रीज इसका आया था उतना ही टेम्परेचर में इंक्रीज इसका भी आए, डेल्टा टी। इफ डेल्टा क्यूपी इज द हीट सप्लाइड and delta T is the rise in temperature at constant pressure, then according to the first law of thermodynamics। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या होगा, आप जानते हैं कि जो सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हैं उसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है प्लस वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जो आपने सिस्टम को हीट दिया वो क्या है, डेल्टा क्यू पी है, तो यहाँ लिखा आपने डेल्टा क्यू पी, ठीक है। उससे क्या हुआ जी, सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी यहाँ पर जो वर्क हुआ ये, ठीक है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, ये पिस्टन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ। अब क्योंकि हमने इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा के डेल्टा टी तक लेकर जाना था, तो डेल्टा टी तक टेम्परेचर तब जाएगा अगर उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इतना जो है वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो उसका टेम्परेचर में डेल्टा टी तक इंक्रीज आएगा। इसलिए यहां पर जो डेल्टा यू की वैल्यू है, क्योंकि हम इसका टेम्परेचर डेल्टा टी तक लेके गए हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी लाजमी तौर पर इसके बराबर होनी चाहिए एन सी वी इंटू डेल्टा टी के। तो यहां पर हम डेल्टा यू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एन सी वी इंटू डेल्टा टी। इतनी इंटरनल एनर्जी लाजमी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। हमने डेल्टा टी तक टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो डेल्टा टी तक टेम्परेचर बढ़ाने में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना लाना चाहिए, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो इसलिए यहाँ पर एन सी वी इंटू डेल्टा टी तक हमने इंटरनल एनर्जी लानी है, तभी इसका टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी तक पहुंचेगा। फिर से गौर से सुन लो, ये इसने खुद बताया, इफ क्यू पी इज द हीट सप्लाइड, अगर क्यू पी आप हीट सप्लाई करते हैं और डेल्टा टी तक जो है वो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हो, तो टेम्परेचर अगर डेल्टा टी तक इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आया है जितना इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया था। समझो? ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर डेल्टा यू की जगह पर लिख दिया एन सी वी इंटू डेल्टा पी। अब आपने दो वैल्यूज पुट करनी है, एक डेल्टा क्यू पी की वैल्यू पुट करनी है और एक पी वी की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा क्यू पी की वैल्यू तो आप यहाँ से मिलेगी, ये देखें, ठीक है। डेल्टा क्यू पी वी किसके इक्वल होता है, एन टाइम्स सी पी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर पुट कर दें एन टाइम्स सी पी इंटू डेल्टा टी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली वैल्यू उसी तरह लिखें नीचे, और ये क्या है, P इंटू डेल्टा वी। आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, डेल्टा आ जाता है साथ में, तो सिंपली आप अगर यूँ करेंगे P इंटू डेल्टा वी करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। एन आर इंटू डेल्टा टी बन जाएगा, एन आर इंटू डेल्टा टी बन गया, ठीक है। दो चेंजिंग किया हमने, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के फार्मूले से। अब इन सब के अंदर देखो एन एन एन, सब के अंदर डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, तो हम पूरी इक्वेशन को ना एन इंटू डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कटिंग होकर क्या मिला, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। अब सी वी को ना आप इधर ले आओ, जब आप सी वी को इधर ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा रिलेशन जो है वो प्रूव हो गया। अब बच्चों किया क्या आपने, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं की। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, उसको हीट एनर्जी दी और उसका डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया। फिर आपने उसी गैस की सेम अमाउंट सेम स्टेट में लेकर आए, ठीक है, और उसका अब की बार प्रेशर कांस्टेंट रखा, उसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी और उसका भी टेम्परेचर आपने डेल्टा टी तक इंक्रीज किया, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी तक इंक्रीज किया है, इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी तक इंक्रीज किया, तो जितनी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। ये देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पे अप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पे अप्लाई किया, यही किया ना आपने। इसके बाद क्या किया, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से निकाल के आपने यहाँ पर पुट कर दी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, बाकी सिंप्लीफिकेशन की है। फिर से सुन लें, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, इसमें से डेल्टा यू की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन ड्राइव हो गया। अब बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान मेथड, जो बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए इससे भी आसान मेथड है, जो हमारे वीक स्टूडेंट है वो भी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अब ये जो सारी डिबेट हमने की उससे एक बात तो आपने सीखी कि भाई अगर
वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट देना पड़ती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ती है। उसकी क्या रीज़न है कि इस सूरत में सिस्टम एक्सपैंड करता है, कुछ वर्क भी हो जाता है, वर्क की सूरत में कुछ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का बराबर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, जितनी एनर्जी इधर वर्क की सूरत में वेस्ट हुई उतनी एनर्जी आपको मज़ीद देना पड़ती है इसको। ठीक है, इसी वजह से इसकी हीट जो है वो ज़्यादा देना पड़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और इसको कम देना पड़ती है। तो इससे एक बात तो आपको पता चल गई कि भाई ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, जो आप कॉन्स्टेंट प्रेशर आप देते हैं वो ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू डेल्टा क्यू वी के। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है भाई कितनी ज़्यादा देते हैं। जितनी एनर्जी वर्क की सूरत में वेस्ट हुई है ना, इतनी ज़्यादा देते हैं आप। ठीक है, तो फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू पी है वो बराबर है डेल्टा क्यू वी प्लस जो एनर्जी आपने वर्क की सूरत में वेस्ट की वो आपने मज़ीद इसको दी। वैसे तो आप हीट एनर्जी इसके बराबर दे रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ वर्क की सूरत में वेस्ट हुई तो वर्क के बराबर आपने मज़ीद हीट एनर्जी दी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी जो है वो डेल्टा क्यू पी के बराबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा क्यू पी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखो यहाँ पर लिखा डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर लिख दो जी एन सी पी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू वी किसके बराबर है, डेल्टा क्यू वी हमारे पास बराबर है जी यहाँ पर ये। ठीक है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, यहाँ पर प्लस आएगा। वर्क डन किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम की। अगर आपको नहीं पता तो एट द एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मुश्किल है तो मैं एट द एंड फिर बता दूंगा। ठीक है, अब ये देखो जी यहाँ पर हमने क्या करना है, ये इधर जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट करनी है। पी वी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास एन आर टी। ठीक है, अगर ये पी डेल्टा वी है तो यहाँ पे टी के साथ डेल्टा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जी एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस इसकी जगह पे आप लिख देंगे जी एन आर इंटू डेल्टा टी। सही है, अब पूरी इक्वेशन में एन 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 डेल्टा टी तो डिवाइड कर दें एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी से। ठीक है, इधर भी एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी से। इधर भी ऐसा ही करें आप, एन आर इंटू डेल्टा टी है तो डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी कर दें। तो डेल्टा टी एन से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा सी पी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा सी वी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा आर। तो सिंपल सा आसान सा मेथड है जी आपके पास। आप ये लिख लेंगे, हमारे पास यहाँ पर प्लस है, सॉरी ये प्लस, इसको इधर ले आएंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। तो जो बच्चे हमारे थोड़ा सा वीक हैं वो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।